Hello students, good morning all of you and welcome students to our physics class Bacha Party and we are going to revise the chapter. That chapter is electrostat. इलेक्ट्रोस्टैट को हम रिवाइज कर रहे हैं बच्चा पार्टी और रिवीजन हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि हमारे कुछ क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम में भी हमारे सामने एज इट इज आ जाए। हालांकि इस बार कोविड के चलते हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का सहारा भी लेना पड़ेगा। तो बच्चा पार्टी इस बात को हम एडमिट करते हैं कि यहाँ पे हमें बेसिक से भी चलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, तो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे आगे आते हैं हम उनको साथ साथ कवर करते जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग मैंने करी है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। मैंने कहा कि इमेजिनरी लाइन है, इनको इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ये इमेजिनरी लाइन है जो स्ट्रेट हो सकती हैं या कर्व्ड हो सकती हैं, such that tangent at any point gives the direction of electric field at that point. Gives the direction of electric field at that point. These have a terminating point. इनका एक terminating point भी होगा, ठीक है, और starting point भी होगा। मान लीजिए हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ये हायर पोटेंशियल से स्टार्ट होती है, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है। मान लीजिए ये आपके पास है पॉजिटिव, ये है आपके पास नेगेटिव। तो हमने कहा कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पे क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम हायर टू लोअर। दैट्स व्हाई Gauss law is valid for electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमें स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताता है। ठीक है, क्या मैं सही से ऑडिबल हूं? अगर मैं सही से ऑडिबल हूं तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि यस सर। ठीक है, तो फिर हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, चलो चलो बहुत बढ़िया। अच्छा जी, मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमें स्ट्रेंथ भी बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। किसकी स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आल्सो टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताने का काम भी करता है कौन? फील्ड लाइंस। कहां से ये बात कहां से पता चलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे हमें स्ट्रेंथ बताती है? चलो जी हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें स्ट्रेंथ बताती है किस कॉन्सेप्ट से? कि ये कहते हैं कि अगर फील्ड लाइन ज्यादा क्राउडेड है, क्राउडेड फील्ड लाइंस का मतलब है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्राउड अगर ज्यादा है, क्राउडेड है, तो इसका मतलब है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्राउडेड क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज करता है, अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिक्रीज करता है ना बच्चा, तो डिक्रीज करने का मतलब है ये है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये बातें मुझे कहां से पता चलती हैं? जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो कहां से पता चलती है? वो पता मुझे चलता है कहां से? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मुझे इस बात का पता चलता है, इस कॉन्सेप्ट का मुझे पता चलता है। ठीक है, जहां पे जाके हम ये बात करते हैं कि फील्ड लाइंस, ठीक है, जितना ज्यादा फील्ड लाइंस, हमने कहा कि फील्ड लाइन की क्राउड जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर होगा किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो बच्चा, मैंने जिस बात को कनेक्ट किया है उस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा क्राउडेड होंगी, फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अब मैंने यहीं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट ले लिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे बताता है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग नॉर्मली एन एरिया एलिमेंट।
पेनिट्रेट करके बाहर निकल रहा है, कैसे? नॉर्मली एन एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट। इस बात पे मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगा एक एनसीईआरटी का, ठीक है। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग नॉर्मली एन एरिया। अगर किसी एरिया एलिमेंट से बहुत ज्यादा फील्ड लाइंस बाहर आ रही है तो इसका मतलब है उसके फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी है। अगर फील्ड लाइन का नंबर कम है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही वीक है। आपको पता है कि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है एक स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि फील्ड लाइंस कहीं से भी बाहर निकल सकती है। वैसे आप डायरेक्शन कौन सी कंसीडर करके चलते हो? आप जिस डायरेक्शन में बैठे हो। आपका क्या मतलब है? ऑब्जर्वर जिस डायरेक्शन में बैठा है। समझ रहे हैं आप? मान लीजिए कि आपके पास ये एक एरिया एलिमेंट है, आप एरिया का नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करते हैं? अगर आपसे मैंने ये बात पूछी कि आप एरिया का नॉर्मल कहाँ ड्रॉ करें, मान लीजिए आप ऑब्जर्वर के तौर पे यहाँ बैठे हैं। समझ रहे हैं आप कि मान लीजिए आप ऑब्जर्वर बन के यहाँ पे बैठे हैं। ये देखिए, ये आप ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखो बेटा, ठीक है। ये आप ऑब्जर्वर बन के बैठे हैं। तो आपको क्या करना होता है? अपनी डायरेक्शन में नॉर्मल ड्रॉ कर देना होता है। किसी भी एरिया पे अपनी डायरेक्शन, मतलब ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में नॉर्मल ड्रॉ कर दिया तो वो नॉर्मल क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ एंगल बनाता है कितना? थीटा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे किस एंगल पे बाहर निकल रही हैं? थीटा एंगल पे बाहर निकल रही है। मान लीजिए मैंने कंसीडर किया इस बात को कि मैंने माना कि वो उसके साथ थीटा एंगल बना के बाहर निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थीटा एंगल बना के बाहर निकल रही है, किसके साथ? नॉर्मल टू एरिया। एरिया का नॉर्मल एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो फ्लक्स को मैंने स्केलर क्वांटिटी इसलिए भी कहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया की। इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया की वो क्या है बच्चा? स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ जी, अब बताइए बेटा, क्लियर आ रही है मेरी वॉइस? जी बेटा, मेरी वॉइस क्लियर है बच्चा? अब देखो, क्योंकि मैंने माइक थोड़ा सा एडजस्ट करा है बच्चा। हाँ जी बेटा, मुझे मैसेज कर दीजिए बच्चा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने क्या कहा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, इसका मतलब है सिंपली मैं ये लिख सकता हूँ कि दिस इज ई ए cos of angle between electric field vector and area vector ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। सही है, बिल्कुल सही है। अब अगर मान लीजिए आप थीटा जीरो कर देते हैं, आप थीटा जीरो कब करेंगे? देखिए मैं रोटेट करता हूं इसको, आप ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। जैसे कि मान लीजिए मेरा जो नॉर्मल है, सॉरी मेरा नॉर्मल है ये, और इसके साथ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। मैं जीरो कब करूंगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल के अलोंग होगा। 90 कब करूंगा? जब नॉर्मल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली बिहेव करेगा। 180 कब करूंगा? जब नॉर्मल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है ना बच्चा। तो पहला केस मैंने लिया कि नॉर्मल के साथ चल रहा हूँ। नॉर्मल के साथ अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरा थीटा कितना है? जीरो। थीटा जीरो अगर होगा तो आपका फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम का मतलब है स्केलर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर आपका थीटा 90 डिग्री हो जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी बता दीजिए। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो, जीरो आ जाएगी। अगर थीटा 180 हो जाए तो आपके पास मिनिमम वैल्यू आएगी, दैट मिनिमम वैल्यू इज माइनस ऑफ ई इनटू ए। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अब देखो बच्चा, अब हमने बात कर रहे थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, हमने उसके अंदर फ्लक्स का कॉन्सेप्ट भी डाल दिया। क्यों? क्योंकि फ्लक्स हमें बताता था एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पेनिट्रेटिंग नॉर्मली इन एरिया, ठीक है ना। और फ्लक्स को हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? एरिया के साथ।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो यही होगा। तो मुझे यहाँ से एक बात पता चलती है कि अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू फ्लक्स की देखूं तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या रहेगी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या रहेगी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी रहेगी फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं जी फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज आल्सो इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बराबर होगा बच्चा, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रख के चलोगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे अपने कॉन्सेप्ट की ओर। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट हमसे क्या डिमांड कर रहा है आगे फर्दर। अब यहां से हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती हैं। इनके बीच में किसी भी पॉइंट पे इंक्रीजिंग डायरेक्शन में आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो। दैट नॉर्मल विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हमने कहा कि फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव पे। टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव पे। ये बात दोबारा ध्यान से सुन लीजिए बच्चा पार्टी। मैंने कहा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और टर्मिनेट होती है नेगेटिव, ठीक है। और इनके बीच में किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। वो टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज के लिए बातें करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस जो होंगी वो हमेशा कहाँ होंगी, आउटवर्ड होंगी जी, हमेशा आउटवर्ड होंगी, ठीक है। मान लीजिए हम कुछ इस तरह से, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस हमेशा आउटवर्ड होंगी बेटा, हमेशा आउटवर्ड होंगी, ठीक है। इस तरह से फील्ड लाइंस होंगी हमेशा आउटवर्ड, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, मान लीजिए मेरे पास ये एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन जो रहेगी वो हमेशा कैसी रहेंगी, इनवर्ड्स रहेंगी, ठीक है ना। मेरे को नेगेटिव ही यूज करना है तो ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव के लिए फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड्स रहेंगी, ठीक है ना, हमेशा अंदर की तरफ, ठीक है। इसके लिए हमेशा इनवर्ड्स, ठीक है, फील्ड लाइंस ऑलवेज इनवर्ड्स, ठीक है। तो ये है हमारे पास फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट। अब आपको पता है, आप सभी लोगों को पता है कि टू फील्ड लाइन कैन नेवर पेनिट्रेट ईच अदर। कभी भी दो फील्ड लाइन एक दूसरे को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। आप लोगों को पता है ये क्यों पेनिट्रेट नहीं कर सकती, इस बात का क्लियर पता होगा आप लोगों को कि टू फील्ड लाइन कैन नेवर पेनिट्रेट ईच अदर। ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि अगर वो पेनिट्रेट करेंगी तो एक सिंगल पॉइंट जहां पे वो पेनिट्रेट कर रही हैं, सिंगल पॉइंट क्या कितनी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, टू डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। एक सिंगल पॉइंट टू डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, जो कि प्रैक्टिकली क्या है बेटा, इम्पॉसिबल है। हाँ जी अंकुरित, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो बेटा एक एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल बना के दिया है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल बना के दिया है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल करवाता हूं मैं आपको। देखियो ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिया है मुझे, ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ। एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है, ये मेरे को एक एरिया एलिमेंट दे रखा है, इस पे ऐसे कहा है कि ये कंडक्टर है, इनसाइड एक कंडक्टर नेट चार्ज आपको पता है 0 होता है, तो चार्ज सारा का सारा उसने उसके सरफेस पे बैठा रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है बच्चा। तो इसमें जो फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से उसने बाहर निकाली है इससे, ठीक है। देखिए ये फील्ड लाइन, इस तरह से ये फील्ड लाइन, ठीक है, और ये फील्ड लाइन, इस तरह से ये फील्ड लाइन, इस तरह से कुछ फील्ड लाइंस बाहर निकाली बच्चा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया क्या ये डायग्राम सही है, बिल्कुल 1.26 एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है ये 1.26 बिल्कुल,
ठीक है। तो आपसे पूछा गया क्या ये डायग्राम सही है, तो आप आंसर करेंगे नो। क्यों ये डायग्राम सही क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ फील्ड लाइन नॉर्मली नहीं निकल रही, और आपको पता है कि फील्ड लाइन हमेशा किसी भी कंडक्टर से नॉर्मली पास होती है, नॉर्मली पास होती है, हमेशा किसी भी कंडक्टर से फील्ड लाइंस नॉर्मली ही पास होती है। ठीक है। अब एक डायग्राम दिया गया मुझे, बहुत सिंपल सा डायग्राम है हालांकि, ठीक है। मेरे पास कुछ चार्जेस रखे गए ऐसे, एक पॉजिटिव रखा गया, एक नेगेटिव रखा गया, फिर नेगेटिव रखा गया, फिर पॉजिटिव रखा गया, ठीक है ना। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मेरे पास चार्जेस रखे गए। सबसे पहले मेरा पॉजिटिव, ठीक है जी, ये देखो बेटा पॉजिटिव, ठीक है। और ये हमारे पास रखा गया नेगेटिव, ये हमारे पास, उसके बाद पॉजिटिव, उसके बाद फिर हमारे पास पॉजिटिव, उसके बाद मान लीजिए नेगेटिव रखा है, मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां फील्ड लाइंस शो कर रखी है मेरे को। फील्ड लाइन कैसे कैसे शो कर रखी है कि पॉजिटिव से तो हमेशा नेगेटिव की तरफ ही जाती है, ठीक है जी, ये बात तो जहां तक है ठीक है। और नेगेटिव से हमें पॉजिटिव में भिजवा रखी है फील्ड लाइंस, और पॉजिटिव से फिर नेगेटिव, ऐसा सेकंड कंस्ट्रक्शन दिया गया है। ठीक है। तो इसमें क्या बात है जो मुझे याद रखनी चाहिए? ठीक है, इसकी डायरेक्शन तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड्स होती है फील्ड लाइंस, लेकिन नेगेटिव से आउटवर्ड नहीं होती कभी भी फील्ड लाइन। नेगेटिव से कभी भी फील्ड लाइन आउटवर्ड नहीं होती, नेगेटिव से फील्ड लाइन कभी भी आउटवर्ड नहीं होती। तो ये डायग्राम इसलिए गलत है। एनसीईआरटी का 1.26 देखिए बच्चा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज में दिया गया है कि टू फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है। तो फील्ड लाइन कभी पेनिट्रेट नहीं करती। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, जहां पे ऐसी ऐसी कंस्ट्रक्शन दिखा रखी हो आपको, मतलब आप जहां से स्टार्ट हुए हो वहीं पे वापस आ रहे हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ऐसे रोटेशन में शो करा गया है तो वो डायग्राम बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी सर्कुलर ट्रैक फॉलो नहीं करती। तो ये था एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको बता दिया कि जहां वर्क डन 0 हो जाए वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। वर्क डन 0 कहां होगा? जहां डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट फील्ड लाइन के केस में डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होता, कभी भी, कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, हाँ जी, मैंने कहा कि फील्ड लाइन कभी भी 0 नहीं होती। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल हमसे क्या कह रहा है देखिए। मैंने ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लिया था, न्यूमेरिकल नंबर 1.26, ठीक है। अब हम आते हैं एक नए आर्टिकल की तरफ, जो आर्टिकल मेरे से पूछता है डायपोल मोमेंट, कि मुझे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के साथ डील करना है। इलेक्ट्रिक डायपोल और उस डायपोल की मोमेंट कितनी होगी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक्चुअली मुझे, देखो बहुत सिंपल आर्टिकल है। आर्टिकल क्या कहता है कि मेरे पास दो चार्ज है, एक है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, उतनी ही अमाउंट का मेरे पास है नेगेटिव चार्ज, उतनी अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है, और दोनों को कुछ सेपरेशन पे रखा गया है। ये है कुछ सेपरेशन, वो सेपरेशन आपको 12 भी दी होती है बहुत सारी जगह पे, ठीक है, किसी किसी जगह पे आर भी दी होती है। तो इस बात से आपको बिल्कुल भी पजल नहीं होना बच्चा, ठीक है। बहुत सारी जगह पे वो 12 भी दी होती है, बहुत सारी जगह पे वो आर भी दी होती है। इस बात से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। ये जितनी अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे, उतनी ही अमाउंट का आपको नेगेटिव चार्ज लेना है, ठीक है ना। उतनी अमाउंट का नेगेटिव, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है। अगर एक प्लस 30 कूलम है तो एक माइनस 30 कूलम है, सीधी सी बात है। ये एक प्लस क्यू है तो दूसरा आपका माइनस क्यू है, और ये है आपका सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो सेंटर से जितना डिस्टेंस ए का होगा उतना ही डिस्टेंस किसका होगा, बी का होगा। और आप कहते हैं कि सर मैं आपकी कंसिडरेशन के लिए आज ए बी इज इक्वल टू आर लेता हूं, ए बी इज इक्वल टू आर। मैंने कहा डाइपोल का क्या मतलब होता है, दो पोल जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज हो एक नेगेटिव चार्ज हो, दोनों को कुछ डिस्टेंस पर रखो। उसने क्या फॉर्म कर दिया, डाइपोल फॉर्म कर दिया बच्चा,
ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो बेटा, मैं आपको इसमें स्पेशल क्या बात बताऊंगा। देखो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल की मोमेंट का तो क्लियरली पता है ना, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा तो मैं बातें नहीं करूंगा, बट हाँ इसमें एक न्यूमेरिकल की बात करूंगा जो एनसीईआरटी में आता है और जिस लेवल पे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। ठीक है, तो चलो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल बनाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक तरीके से न्यूमेरिकल बना देगा। ठीक है जी, चलो मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक डायपोल की मोमेंट को P से डिनोट करते हैं। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ। मुझे 12 याद है, देखो टोटल लेंथ ऑफ डायपोल, बट आज तो हमारे पास R है ना, तो Q इंटू R ले लीजिए, दैट इज इक्वल टू P। P इज इक्वल टू Q इंटू R। इसकी यूनिट लिखिए बच्चा, इसकी यूनिट अगर लिखोगे तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। आप अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो चार्ज होता है करंट इनटू टाइम और लेंथ होता है जी L। तो M0 L1 T1 A1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी कि पूरी फिजिक्स में एकमात्र ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है। केवल एकमात्र ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, बाकी सभी की डायरेक्शन हायर टू लोअर होती है। बाकी सभी की डायरेक्शन क्या होती है, हायर टू लोअर होती है। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, अब एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है जी, आपको बना के दिखा देता हूं अभी का अभी। ठीक है जी, देखो जी, वैसे तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही, हाँ जी अंकुरित 1.27 एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा बेटा। 1.27 NCERT 1.27 NCERT 1.27। ठीक है जी, देखो बेटा NCERT का 1.27 देखो, उसके बाद एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखो। ठीक है, हाँ जी सभी बच्चे जो बैठे हैं NCERT की बुक से देखें, ऐश, अंकुरित, गगनदीप, गुरलीन बाजवा, ठीक है, गुरलीन कौर, मनीषा, मनजोत कौर, नेहा, साहिल, उपविंदरजीत सिंह, प्लीज बच्चा 1.27 पे जाएं, उसकी रीडिंग लें। ठीक है, और रीडिंग लेके देखें कि क्या क्या मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। ठीक है, और प्लीज मुझे फटाफट से उसका आंसर भी करें बच्चा। ठीक है, देखो बच्चा, मैं आपको उस क्वेश्चन में क्या दिया गया, मुझे ये बात कही गई है कि मेरे पास दो पॉइंट है जेड एक्सिस पे। ठीक है, और जेड एक्सिस के अलोंग मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरा इंक्रीज होता है, उसका डायमेंशन भी मेरे को गिवन है। ठीक है, ये 3 एक्सिस मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक है जी, और ये जी ऊपर वाली है जेड एक्सिस। आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में एक पॉइंट दिया गया, यहां पे मान लीजिए आप ए पॉइंट दिया गया है, और ए पॉइंट पे आपने रखा है जी नेगेटिव चार्ज रखा है जी, और बी पॉइंट पे आपने रखा है जी कौन सा चार्ज, ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज। और आपको कहा गया कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट दिया गया कि डीई बाय डी जेड, डी बाय डी जेड। अब मेरे को डी बाय डी जेड का कैसे पता चला, क्योंकि इसने वर्ड यूज किया कि 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन आगे इसने ये भी कहा कि पर मीटर, यानी कि इसका मतलब है नीचे लेंथ के डायमेंशन से, और आपको फील्ड दिया है जेड डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वैल्यू। ठीक है, दूसरा आपको एक कूलम मीटर में पी की वैल्यू भी दे रखी है, तो पी की वैल्यू आपको गिवन है जिसकी वैल्यू है 10 की पावर -7 कूलम मीटर, कूलम मीटर। ठीक है ना, तो ये बात इन्होंने हमसे पूछी है। तो इन्होंने कहा कि इस सिचुएशन में जहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इस सिचुएशन में टॉर्क कितना होगा, टॉर्क कितना होगा, तो आप देखिए कि जब हम किसी डाइपोल को, भाई डाइपोल तो बन गया ना आपके पास, डाइपोल तो बन गया ना, हाँ जी, तो डाइपोल बना तो डाइपोल की मूवमेंट भी होगी। ठीक है, तो डाइपोल की जो मूवमेंट होगी उसमें क्या वर्ड आना चाहिए, देखो भाई जी, डाइपोल के लिए टॉर्क वर्ड जो आता है ना वो आता है पीई साइन थीटा से। अब पी की डायरेक्शन कहाँ होगी जी, पी की डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी।
और हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो मेरे पास दो वर्ड हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, एक पी है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव है। मतलब एंगल कितना है 180, तो पीई साइन 180। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है जी, साइन 180 तो 0 होता है, तो टॉर्क तो यहाँ होगा नहीं जी। अब चाहिए क्या, अब चाहिए फोर्स। फोर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इस डायपोल पे कितनी फोर्स लगेगी, Q इंटू ई के बराबर। Q को मैं L से मल्टीप्लाई कर दूं, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लेंथ से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब Q को लेंथ के डायमेंशन से मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक दिस शुड बी P ना, और E को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो मेरी ख्याल से डी बाई डी जेड आपको गिवन है। तो अब P की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -7, डी बाई डी जेड कितना गिवन है 10 की पावर 5, तो ये आ गया 10 की पावर -2 न्यूटन। दिस इज द फाइनल आंसर। कितने बच्चों ने मुझे आंसर दिया, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, गुरलीन बाजवा ने मुझे आंसर दे दिया, और बच्चे आंसर दे दिया करो, ठीक है ना, फटाफट से आंसर दे दिया करो बच्चा, ठीक है, फटाफट से आंसर दिया करो बच्चों। आंसर दोगे ना, जितने ज्यादा आंसर्स आप दोगे मुझे, आप उतनी ही एक्सपर्ट बनोगे इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, राजा बन जाओगे आप, ठीक है। चलो जी, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। अब मैं पहले आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा, एट एनी पॉइंट क्या होगा, और उसके बाद हम बातें आगे बढ़ाएंगे। कितने बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल वाला आर्टिकल टिप्स पे याद है, प्लीज मेरे को मैसेज भेजो कि यस सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन कितने बच्चों को बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि अगर आता है आपको तो फिर मैं इसको स्किप करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जहां तक पता है सभी बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल इक्वेटोरियल बहुत अच्छे से करते होते हैं। हाँ जी, मनीषा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, वेरी बहुत बढ़िया। अच्छा जी, गुरलीन बाजवा, वेरी गुड। हाँ जी, किस बच्चे को इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं आता जी, बिल्कुल सभी को आता होगा लगभग, क्योंकि ये बहुत ही इजी आर्टिकल है। जिसको नहीं आता होगा लास्ट में मुझसे पूछेगा, ठीक है। देखो बच्चा, मैं अब आपको करवाने वाला हूं कि उनकी स्टेटमेंट में वैल्यूज क्या आती है, फिर उस पर न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, उसमें कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे वैल्यू कितनी आती है। एक्सियल लाइन पे वैल्यू आती है, उसकी एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो होती है जी 2pr अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही वैल्यू आती है जी। अब एक स्पेशल केस करते हो आप कि इफ r इज मच ग्रेटर देन l, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन आपके पास आता है 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r की क्यूब। इसको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कई जगह k लिखा होता है, k इनटू 2p अपॉन r की क्यूब, ठीक है जी। और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पे अगर मैं काम करूं तो मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है k इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का कितना पावर 3/2 पावर, ये आता है भाई मेरा, ठीक है। अगर हम स्पेशल केस करें बच्चा पार्टी, ठीक है, अगर हम स्पेशल केस करें कि इफ आर इज अगेन मच ग्रेटर देन एल, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है k p अपॉन r की क्यूब। अगर हम एक्सियल और इक्वेटोरियल का क्या करें, दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 2:1। दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, अगर किसी एनी पॉइंट की बात आती है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, वो रिजल्ट आप लिखिए एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट तो वो मेरे पास कॉन्सेप्ट बनता है के पी और इनटू अंडर रूट में आता है 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, जिसमें थीटा एंगल होता है पी और ई के बीच का, ठीक है, डिवाइड बाय आर की क्यूब। तो ये आपके पास है एट एनी पॉइंट का रिजल्ट बच्चा लोग, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। अब हम फटाफट मूव करते हैं किस पे, न्यूमेरिकल्स पे। देखो पहला न्यूमेरिकल मैं आपके लिए बनाता हूं, बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। देखो बच्चा, मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा कि जी मेरे पास दो चार्ज है, एक है 6 माइक्रोकूलम का यानी कि प्लस चार्ज है एक मेरा,
है ना, और एक है जी माइनस चार्ज है मेरा, समझ रहे हैं आप, और एक है मेरे पास नेगेटिव, ये देखिए जी ये मेरा माइनस चार्ज है, ठीक है जी। अब मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा बच्चा कि इनके बीच का जो सेपरेशन है ना, वो जो सेपरेशन है इनके बीच का वो कितना है मेरा, मैं बता देता हूं आपको, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है, मैंने दे दिया 10 सेंटीमीटर। इन दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज 10 सेंटीमीटर है बच्चा, ठीक है। इनके सेंटर पे मेरे को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, ये 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये -6 माइक्रोकूलम का चार्ज है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस डायपोल, इस डायपोल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो बच्चा, क्या होगा फटाफट से आंसर कर दो बेटा, ठीक है, फटाफट से आंसर करोगे सभी बच्चे और मेरे को बताओगे जल्दी से, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, कितने बच्चे बता देंगे मुझे कि सेंटर पे क्या होगा फील्ड, आंसर करो बच्चा, चैट बॉक्स में जाके फटाफट से आंसर करो बच्चा। हाँ जी, क्या मैं आप लोगों को सीधा आंसर करना दिखा दूं, बता दूं इसका, ये 5 सेंटीमीटर है बेटा, ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर ओ पे एक टेस्ट चार्ज रखो बच्चा, टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, वो जो पॉजिटिव है वेरी वेरी स्मॉल है बच्चा, वेरी वेरी स्मॉल है बेटा, ठीक है। तो आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ओ पे, ड्यू टू 6, तो आप हमेशा याद रखिए कि टेस्ट चार्ज का तो कोई रोल नहीं होता ना इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में नहीं होता, तो सोर्स चार्ज कितना है 6 माइक्रो, माइक्रो मींस 10 की पावर -6 डिवाइड बाय आर, आर कितना है 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, यही होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका मतलब आपने इसके लिए निकाला ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका 2 टाइम्स कर लो, तो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 2 टाइम्स k इंटू 6 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय 25 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर है, आप मेरी वर्डिंग समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, वो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का 34 नंबर, एनसीईआरटी का 1.34, ये न्यूमेरिकल मैं कराने जा रहा हूं, आप स्टेटमेंट को पढ़ लो, ठीक है ना जी। एनसीईआरटी का 1.34 आप न्यूमेरिकल इसकी स्टेटमेंट पढ़ लो, ठीक है। पढ़ो भाई, एनसीईआरटी की बुक रखो अपने पास, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास है m और चार्ज है q, जो एंटर करता है बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स इनिशियली मूविंग अलोंग x एक्सिस विद स्पीड vx, the length of plate is L and uniform electric field is maintaining between the plates, show that the vertical deflection of the particle at the far edge of the plate is this, आपको दे रखी है उसकी वैल्यू, compare this motion with the motion of a projectile in gravitational field, ठीक है जी, उसको कंपेयर करना है, कोई बात नहीं, कर लेंगे कंपेयर। पहली बात इसने जो कही, उसके बाद 33 और 34 दो न्यूमेरिकल है बचाई, ठीक है ना। अब देखो इसने क्या कहा था हमें, इसने ये कहा कि हमने क्या कर रखा है एनसीईआरटी का 1.34 न्यूमेरिकल याद रखना, 1.33 एंड 1.34, मेरे पास दो प्लेट है बेटा, एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज कितना है पॉजिटिव चार्ज दे रखा है नेगेटिव, एंड एक चार्ज नेगेटिव चार्ज, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है जी। ये देखो भाई मेरे पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है, ठीक है जी, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, इन दोनों प्लेट्स की हेल्प से हमने फील्ड लगाना है जी, ठीक है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे नेगेटिव रखा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे नेगेटिव रख रहा हूं और यहाँ पे रख रहा हूं बच्चा पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब पहले पार्टिकल कैसे जा रहा था, यहाँ मान लो मैंने एक स्क्रीन लगा ली, ठीक है ना जी, यहाँ मान लीजिए मैंने एक स्क्रीन लगा ली, ठीक है। पहले मेरा पार्टिकल क्या कर रहा था, पहले मेरा पार्टिकल सीधा यहां से चला, जैसे कि यहां से चला मान लीजिए, और यहां आगे स्क्रीन पे धड़ाम से भिड़ गया। अब क्या होता है कि पार्टिकल है मेरा नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो वो जैसे ही फील्ड के अंदर एंट्री मारेगा वैसे ही वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन से क्या होगा डिफ्लेक्ट होगा, जो परपेंडिकुलर फील्ड्स होते हैं ना बच्चा, उसके कारण हमेशा उनमें उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है परपेंडिकुलर फील्ड्स के कारण।
तो नेगेटिवली चार्ज है तो धीरे 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 किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, धीरे 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 पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव उसे क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। जैसे ही यहां पहुंचेगा ना बच्चा, वैसे ही उसके बाद वो स्ट्रेट चला जाएगा। ठीक है ना, एक बच्चे का आंसर भी आ गया मेरे पास, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, तो अब यहां से निकलने के बाद वो ऐसे जाएगा सीधा सीधा। तो मुझसे क्या पूछा कि ये डिफ्लेक्शन बता दो जी आप, ये जो डिफ्लेक्शन है ना वाई वाला, ये डिफ्लेक्शन बता दो आप, वाई डिफ्लेक्शन हमें बताना है। समझ गए आप लोग? मान लीजिए एक्स डिस्टेंस के लिए हमने ये अप्लाई करा है, ठीक है, या लेंथ उसकी दे रखी होगी प्लेट्स की मुझे शायद से, हाँ जी, एल लेंथ दे रखी है, एक्स इज इक्वल टू एल, एल लेंथ दे रखी है, और उसकी जो वेलोसिटी थी वो vx दे रखी थी, तो उसमें स्पीड फैक्टर तो चेंज नहीं होगा। अब आप मेरे को बताइए कि मेरा चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट होता है तो f शुड बी इक्वल टू m में, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट हुआ है तो f इज इक्वल टू qe, तो यहां से पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ जाता है मेरे पास, वो एक्सेलरेशन है qe बाय m के इक्वल। देखो बच्चा, आप हमेशा याद रखना बेटा, जब कोई भी पार्टिकल एक्सेलरेट होता है ना किसी भी फील्ड के अंदर जिसके पास मास है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, qe बाय m होता है, qe बाय m होता है। इनिशियल वेलोसिटी हमने इसकी क्या रखी है, 0 रखी है, मेरे को डिस्टेंस दे रखा है, डिफ्लेक्शन ही चाहिए मेरे को, एक्चुअल में y चाहिए, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर लो, u तो 0 है, u 0 है, तो s मेरी कहां तक आ गई, केवल हाफ a इंटू टी स्क्वायर तक आ गई ना। मेरे को क्या चाहिए जी, मेरे को तो s, s मींस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसका, पार्टिकल का, कहां पे, और फार एज पे, तो s किसके इक्वल ले रहा हूं, y, y इज इक्वल टू हाफ a की वैल्यू कर, अभी अभी तुमने क्या बताई, qe बाय m। इस फील्ड को पार करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड l अपॉन vx, तो दिस इज l अपॉन vx, और इसका क्या, होल स्क्वायर। दिस इज आई थिंक फाइनल रिजल्ट ना, qe l स्क्वायर अपॉन 2m इंटू vx स्क्वायर, बिल्कुल। और नेक्स्ट आर्टिकल में मुझसे क्या पूछा, नेक्स्ट आर्टिकल में मुझसे यही पूछा कि आप इनकी वैल्यू बता दीजिए, है ना, आप इनकी वैल्यू बता दीजिए कि इनमें वैल्यूज रखनी है आप लोगों ने, जैसे कि मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसके अलावा आपको क्या रखना है, वाई डिफ्लेक्शन आपको दे रखा है, लेंथ पूछिए उसकी फील्ड की, ठीक है ना, तो वाई की वैल्यू भी आपको गिवन है, ठीक है ना, तो वाई डिफ्लेक्शन आपको गिवन था, डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपको गिवन थी, ठीक है जी। तो उसके बाद आपसे पूछा गया L की वैल्यू, तो L की वैल्यू अगर यहां से मैं सिंपली देखूं तो L की वैल्यू क्या होनी चाहिए जी, L स्क्वायर की वैल्यू आ रही है मेरे पास, तो 2mvx का स्क्वायर इंटू y और डिवाइड बाय क्या, q इंटू e, q इंटू e, सही है, बिल्कुल सही है। रूट ले लीजिए जी, पहले वैल्यू पुट कर लेना फिर रूट ले लेना, आपके पास क्वेश्चन बन गया जी 1.33 एंड 1.34, दोनों के दोनों क्वेश्चंस बन चुके हैं आपके, ठीक है ना। अब देखो बेटा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं, देखो कैसे हमें कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलना है, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए जाते हैं, देखो मैं आपको एक स्टाइल बताता हूँ एक क्वेश्चन का। देखो, इनसाइड ए कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, जिस बात का हम लोगों को क्लियर पता है, इनसाइड ए कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है अंदर उतना ही नेगेटिव होता है, ठीक है, तभी तो नेट फील्ड 0 होगा ना, अदरवाइज तो नेट फील्ड 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? हाँ जी, मेरी आवाज सही पहुंच रही है आप लोगों तक? देखो बच्चा, मेरी आवाज सही पहुंच रही है आप लोगों तक? हाँ जी, देखो बच्चा, मैंने क्या कहा आप लोगों को, अच्छा मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ आप लोगों के। देखो मैं एक न्यूमेरिकल बना के दिखा रहा हूँ, चलो देखो बच्चा, कि आपको एक कंडक्टर दिया होता है ना, आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है ऐसा, 28 और 29 न्यूमेरिकल है, ठीक है, और किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के, मतलब इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दिया ना तो अंदर नहीं रहेगा, इसके सरफेस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज हमेशा, है ना, इनसाइड हमेशा 0 होता है।
इनसाइड जीरो क्यों होता है? क्योंकि जितना ये पॉजिटिव है उतना ही अंदर क्या है, नेगेटिव है, और उतना ही अंदर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, 1.28 ये अंकुरित रट्टे मार रखे हैं क्या बेटा तुमने? ठीक है, तो अब अगर मान लो कि इसमें से हमने कोई भी कैविटी बाहर निकाल ली, मान लो कि कोई भी कैविटी हमने बाहर निकाल ली, ठीक है, तो अब इसका फील्ड कितना होगा? इसके सरफेस पे क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, जिसका सरफेस एरिया दे रखा हो ना, उसके लिए वैल्यू होती है, अच्छा अभी देखा, तो उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अब मान लो आपने इसको बाहर निकाल लिया, कैविटी को बाहर निकाल लिया, अब जैसे ही आप बाहर निकालते हो उसका नेट क्या था? नेट जीरो था, इसके अंदर नेट जीरो था। इसका मतलब क्या है, नेट जीरो क्यों था? क्योंकि इसके पास अगर जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, और जितना नेगेटिव था यहाँ चारों तरफ उतना पॉजिटिव होगा, जितना यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव होगा, और जितना यहाँ नेगेटिव होगा यहाँ पॉजिटिव होगा, मतलब अमाउंट उसके लिए सेम रह रही है। तो उसके लिए फील्ड कितना होगा? ऑफ कोर्स उसका क्या रहेगा, हाफ रहेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, यानी कि हाफ रहेगा उसके लिए। ठीक है, ये अगला न्यूमेरिकल आपको दिया गया था 29 है आई थिंक वो न्यूमेरिकल, जो आपको होलो चार्ज कंडक्टर के लिए बोलता है कि जो टिनी होल है हमने कट करा है उसमें, और आपको शो करना है कि आपका जो फील्ड है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये बात आप हमेशा प्रिपेयर करके चलें और ध्यान रख के चलें, ठीक है। तो देखियो बच्चा, देखो बच्चा, ये 28 और 29 न्यूमेरिकल आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये न्यूमेरिकल आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आया हूं आप लोगों के लिए, टॉर्क का। आपको पता है ना टॉर्क क्या चीज होती है? टॉर्क को हम बोलते हैं रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है ना बच्चा। टॉर्क को हम क्या बोलते हैं बेटा? टॉर्क को हम बोलते हैं रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है मेरे पास, कि torque experienced by a dipole when placed in uniform electric field, and that torque is nothing but equal to Pe sin theta। सही बात है कि नहीं है? अब इस पे कैसे काम करेंगे, चलो 1 मिनट लगाएंगे हम इस पे काम करेंगे, और फिर हमारी क्लास हो जाएगी ओवर। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो 1 मिनट में चाय उठा लूं बच्चा, चाय पीता जाऊंगा और बता दो। हाँ जी, तो अपना आर्टिकल क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है कि सर आप टॉर्क की वैल्यू बता दीजिए। देखो जी, हमारा जब मूड बहुत ही अच्छा बना है तो हमारा टाइम ओवर होने वाला है। तो बच्चा हर रोज आप क्लास मेरे साथ अटेंड कीजिए, मैं आपको बेसिक आइडियाज भी दूंगा कि कैसे कैसे कहाँ से आपने काम करना। क्या हमारा लेक्चर सही निकल रहा है? जब तक मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैसेज में लिख के भेज दू, क्या हमारा लेक्चर सही निकल रहा है? अगर इसमें कुछ एक सुधार करने तो आप प्लीज मेरे को सजेस्ट करिए, हम इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड करेंगे, ठीक है। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक dipole when placed in uniform electric field, placed in uniform electric field, electric field। यहां से हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बातें भी करेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या चीज है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या चीज है। देखो बच्चा, टॉर्क जो होगा हमारे पास वो होगा Pe sin थीटा। P जिसमें रहेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा जो होगा वो एंगल होगा P और E के बीच में, ठीक है ना बच्चा। देखो बच्चा, हमने कहा कि टॉर्क हमारा जो होगा वो Pe sin थीटा के बराबर होगा। बेटा टाइम हो गया है तो हमें क्लास यहीं पे स्टॉप करनी पड़ेगी आई थिंक। आपके आगे की भी क्लासेस हैं, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है।